सभी जेट के आईसीआर, एम्स, पीएमटी, नर्सिंग इन कैटेगरी का जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको इन सभी कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। मैं 2 मिनट पहले मेरा एक तरीका बता देता हूँ पढ़ाने का। देखिए, मेरा एक तरीका होता है, मैं एक मेथड से पढ़ाता हूँ। मेरा एक्चुअल में मेथड ये होता है कि मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा, उस क्वेश्चन के माध्यम से उसमें जो 4 ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शन में से जो मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे मैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ बताऊं वो एक ही क्वेश्चन आए। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको मोस्टली 5 से 7 या 8 के लगभग क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। बस आप थोड़ा कंसंट्रेट रह के ढंग से क्लास लीजिए। आप यदि आप मेरी क्लास लेते हो और आपको कहीं यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो साला इतना तो मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। XYZ 5% में गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 95% मैं ये बता रहा हूँ। आप बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। ये जो भी सिलेक्शन होते हैं ना, जेट, आईसीआर, एसकेएन, बीएचयू, ये दूर नहीं है। क्योंकि देखिए, ये अपनी कमी की वजह से होते हैं। अपन क्या है, कंसेप्ट ऊपर ध्यान देते हैं नहीं। और एक बार फिर बता रहा हूं, जिस बंदे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे यहां से या कहीं से भी, वो बंदा बड़ी कॉलेज, एसकेएन, बीएचयू इनके सपने देखना उस स्टूडेंट को बंद कर देना चाहिए। कंसेप्ट समझोगे तो ही आप हर एग्जाम क्वालिफाई करोगे। रटकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम का लेवल हाई हो गया है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास ध्यान से पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारण रंध्र का पारण रंध्र नियमन करेगा या करने वाला तत्व। ध्यान से सुनेंगे, हर एक पॉइंट पूछ सकता हूं मैं कभी भी। सबसे पहला पोटेशियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा मोलिब्डेनम। सॉरी, नाइट्रोजन की जगह आप यहां पर जिंक कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन आएगा, पर्णरंध्र का नियमन करने वाला तत्व। आपको इसका डायरेक्ट आंसर टिक लगा के आना है, पोटेशियम। याद रखना है, इसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम से और क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, प्लांट पोटेशियम को किस रूप में लेगा। के प्लस के रूप में प्लांट पोटेशियम को ग्रहण करेगा। इसके अलावा रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम सहायक होगा। यह बात किसने कही थी? लेविट। लेविट नाम के वैज्ञानिक ने पोटेशियम आयन का सर्वमान्य सिद्धांत दिया। सर्वमान्य सिद्धांत। देखो बच्चों, यह भी पूछता है, पोटेशियम आयन जो रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक होगा, उसका सर्वमान्य सिद्धांत लेविट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा और इन 3 ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। सबसे पहला, जिंक को प्लांट किस रूप में लेगा। Zn प्लस प्लस या Zn2+ भी लिख सकते हैं। इस रूप में प्लांट जिंक को लेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बढ़ता है, जिंक का मुख्य काम क्या होता है। ऑक्सीजन हार्मोन का नाम सभी स्टूडेंट्स ने सुना है। ऑक्सीजन में भी कौन सा हार्मोन, सॉरी, इंडोल एसिटिक एसिड, उसका संश्लेषण करेगा। ऑक्सीजन या IA, इसी में होगा। सॉरी, अपन इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ऑक्सीजन का संश्लेषण जिंक के द्वारा
होगा। अगला, इसकी कमी से क्या होगा? मान लीजिए किसी प्लांट में जिंक की कमी से होने वाला रोग, उसका नाम है लिटिल लीफ डिजीज। किसी भी प्लांट की पत्तियां छोटी रह जाती है, उसका कारण होता है जिंक। क्योंकि यदि किसी प्लांट को प्रॉपर जिंक नहीं मिलेगा तो वह प्लांट क्या हो जाएगी, उसकी जो पत्तियां होती है ना वो छोटी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों, फास्फोरस प्लांट किस रूप में ग्रहण करेगा? आपको इसका आंसर करना है H2PO4 माइनस के रूप में प्लांट फास्फोरस को लेते हैं। मोलिब्डेनम में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? मोलिब्डेनम में से एक क्वेश्चन तो आपके सीधा सीधा आएगा कि मोलिब्डेनम की कमी से पादपों में कौन सा रोग होगा? वही पटेल डिजीज, वही पटेल रोग, ये मोलिब्डेनम की कमी से पादपों में होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। या ढंग से समझ लीजिए जो मैंने बात आपको बताई है। पर्णरंध्र का नियमन करने वाला तत्व पोटेशियम होगा। इसके अलावा इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? रिपीट करा रहा हूं, जिंक को Zn2+ में लेगा प्लांट, फास्फोरस को H2PO4 माइनस के रूप में लेगा, ये ठीक है, और पोटेशियम को K+ के रूप में लेगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। सर्वाधिक सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। सबसे पहला ऑप्शन रंध्र द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्यूटिक्यूलर या क्यूटिक्यूलर, तीसरा होगा वातरंध्र या सभी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें से यही आ रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए, रंध्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात आ सकता है क्वेश्चन, रंध्र 3 प्रकार के होते हैं। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। किस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा? सॉरी, क्वेश्चन आएगा वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, 3 प्रकार बता दीजिए आप। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, अलग होगा क्वेश्चन। इसमें आएगा कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होगा। याद रखना, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होगा, लगभग 92% के लगभग। इसके बाद में जो वाष्पोत्सर्जन होगा 5 से 10% यह होगा क्यूटिक्यूलर या उपत्वचा के द्वारा। इसके द्वारा 5 से 10% वाष्पोत्सर्जन होगा। इससे कम होगा वातरंध्र या
लेंटिसेल्स, इनमें होगा लगभग 0.1% वाष्पोत्सर्जन होगा, वात रंध्रों के द्वारा होगा। ठीक है, ये तो बन गया सीधा सीधा क्वेश्चन, आंसर भी हो गया। अब बात आती है भैया इसमें कि कर्म पूछ सकता है आपको, कर्म कैसे बनेगा इसमें वो भी बता देता हूं डिजिट में। सबसे ज्यादा किसके द्वारा हो रहा था, 1 के द्वारा, फिर 2 के द्वारा, फिर 3 के द्वारा, ये होता है। याद रखना ये सिस्टम है, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, कर्म चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। पहला अक्षर लिख देता हूं मैं, इसके रंध्र मतलब स्टोमेटल, एस टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सबसे ज्यादा स्टोमेटल के द्वारा, उसके बाद में क्यूटिकुलर द्वारा, और उसके बाद में किसके द्वारा होगा, लेंटिसेल्स के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं इनको। ये हो गया इसका कर्म। स्टोमेटा मतलब रंध्रीय, क्यूटिकुलर मतलब ये हो गया, और लेंटिसेल्स मतलब वातरंध्रीय। सबसे कम इसके द्वारा, सबसे ज्यादा स्टोमेटा के द्वारा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा हार्मोन है वह हार्मोन जिसको पृथक नहीं किया, जिसको पृथक नहीं किया गया। 4 ऑप्शन है। सबसे पहला फ्लोरिजन, इसके अलावा जिब्रेलिन, थर्ड पे ऑक्सिन, या कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जिसको अभी तक पृथक नहीं किया गया। तो आपको बच्चों डायरेक्ट आंसर करना है, फ्लोरिजन एक ऐसा हार्मोन है जिसे अभी तक पृथक नहीं किया गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। आपका क्वेश्चन आ गया, वह हार्मोन जिसको पृथक नहीं किया गया, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन को अभी तक भी पृथक नहीं किया गया। एक क्वेश्चन और आता है, फ्लोरिजन की संकल्पना दी थी चौलखिया नाम के वैज्ञानिक ने। यह हार्मोन कौन सी प्रक्रिया में होता है, यह होता है वसंतीकरण, सॉरी दीप्तिकालिता में होता है। याद रख लेना इतना तो, यह हार्मोन दीप्तिकालिता में होता है। इसके अलावा वर्निलिन भी होता है। आता है जिब्रेलिन को किससे पृथक किया गया। जिब्रेलिन में से देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। जिब्रेलिन को अलग किया गया कवक द्वारा। याद रखना, जिब्रेलिन को एक कवक थी, उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उससे पृथक किया गया था। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इससे जिब्रेलिन नामक हार्मोन को अलग किया गया था।
ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन को किससे अलग किया गया। ऑक्सीजन को मानव मूत्र से पृथक किया गया था। इसके अलावा और आता है जई, जानते हो जई, जई के प्रांकुर चौल में देखा गया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को और कहां देखा गया, जई के प्रांकुर चौल में। जई के प्रांकुर जौल में भी ऑक्सीजन को खोजा गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन की और क्या कहानी है भैया, एक कहानी और है। एक वैज्ञानिक था फ्रांस का, उसका नाम था डार्विन। उस डार्विन ने इसे केंद्रीय घास में देखा। भैया यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन। तो दोबारा बता रहा हूं, ऐसा हार्मोन जिसको पृथक नहीं किया गया, वह हार्मोन कौन सा है, फ्लोरिजन। ठीक है, ऑक्सीजन को मानव के मूत्र से पृथक किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑक्सीजन को केंद्रीय घास में देखा गया। तीसरा, जई के प्रांकुर चौल में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने देखा। किसने देखा, डब्ल्यू वेंट ने देखा। केंद्रीय घास में किसने देखा, डार्विन ने। याद रखना बच्चों, डार्विन ने देखा था। और जो जिब्रेलिन था उसको एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई में देखा गया था। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि रसारोहण का पथ कौन से प्रयोग द्वारा समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, रसारोहण का पथ दर्शाया गया। क्वेश्चन आएगा, रसारोहण का पथ दर्शाया गया। पोटोमीटर, इसके अलावा एक और आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है वो भी बता देता हूं। मैनोमीटर, इसके अलावा नंबर 3 पे ब्लॉकेज, और नंबर 4 पे मान लीजिए आप ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर बता दीजिए। रसारोहण का पथ दर्शाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ब्लॉकेज प्रयोग। यह ब्लॉकेज प्रयोग के द्वारा आप रसारोहण का पथ समझ सकते हो। रसारोहण का जो पथ होता है वो ब्लॉकेज के प्रयोग द्वारा आप समझ सकते हो या इसको समझा गया है। क्वेश्चन पूछ ले, वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है पोटोमीटर के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मूल दाब को मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। ये किसको मापेगा,
मूल दाब को। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे अपन ओस्मोमीटर। इसके द्वारा परासरण दाब को मापा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है बिंदु स्राव का कारण होता है। यहां से यह भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मूल दाब किसका कारण होता है? गटेशन या बिंदु स्राव। बिंदु स्राव का कारण मूल दाब होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन आएगा ब्लॉकेज प्रयोग क्या दर्शाता है? रसारोहण। अब रसारोहण क्या हो थोड़ा सा बता देता हूं रसारोहण के बारे में। रसारोहण होता है, ये मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट का क्या है? शीर्ष भाग है। जड़ से शीर्ष भाग तक वाटर का जाना, पानी का जड़ से पादप के शीर्ष भाग तक जाने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए रसारोहण में से क्वेश्चन क्या पड़ता है? रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत। ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत, ये भी आप यहां लिख लीजिए। डिक्सन व जोली ने यह सिद्धांत दिया था और सिद्धांत का नाम बता देता हूं। सिद्धांत का नाम था, आगे लिखेंगे अपन सिद्धांत का नाम, पहले मैं यही बता देता हूं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण आसंजन संसर्जन सिद्धांत, जो डिक्सन और जोली ने दिया था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? तरुण जड़ों में जल का सक्रिय अवशोषण कौन से क्षेत्र में होगा, या कौन से क्षेत्र से होगा? 4 ऑप्शन। मूल गोप, दूसरा मूल रोम, तीसरा दीर्घीकरण, चौथा ऑप्शन आपका होगा परिपक्वन। परिपक्वन। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तरुण जड़ों में जल का सक्रिय अवशोषण किसके द्वारा होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको करना है मूल रोम के द्वारा। आंसर इसका होगा तरुण जड़ों में जल का सक्रिय अवशोषण कौन से क्षेत्र से होगा? मूल रोम वाले क्षेत्र से होगा। ठीक है। अब आता है मूल गोप क्या होता है, इसके बारे में बताता हूं। क्वेश्चन आ सकता है जड़ का शीर्ष भाग होगा मूल गोप। जड़ का शीर्ष भाग कौन सा होता है? मूल गोप। अब एक इस पे एक आवरण होता है,
मान लीजिए ये मूल का एक शीर्ष है, इस ये जो निप है आगे वाला, ये गुड़ा जिसको गुड़ा बोलते हैं अपन, इस पे एक आवरण होता है जिसके कारण ये जो जड़ का शीर्ष भाग होता है वो अपनी सुरक्षा कर पाता है और आराम से जमीन को भेद कर ऊपर आ जाता है। इस कारण प्लांट ऊपर निकल जाते हैं। जड़ का शीर्ष भाग होगा, ठीक है। दीर्घीकरण में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा जड़ों की लंबाई में वृद्धि होगी, कौन से क्षेत्र में होगी, दीर्घीकरण वाले क्षेत्र में होगी। इस क्षेत्र में जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, जड़ के दीर्घीकरण वाले क्षेत्र में जितनी भी कोशिकाएं होगी वो कोशिकाएं विभाजन करेगी और उन कोशिकाओं के विभाजन करने के कारण ही क्या होगा, जड़ों की लंबाई में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में जड़ लंबाई में वृद्धि, ठीक है। आगे परिपक्वन क्या होता है ये बता दीजिए। परिपक्वन में क्या होता है बता देता हूं, इसमें क्या सुबेरीकरण होता है, इस कारण इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण, जल अवशोषण। और इसमें कौन सी क्रिया होती है, सुबेरीकरण की क्रिया, लिख देता हूं यहां, सुबेरीकरण। सुबेरीकरण मान लीजिए सुबेरीकरण की क्रिया होगी, ठीक है। अब देखिए मैं हमेशा कहता रहता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि चाहे से मेरा लेक्चर कम लोग देख लेना, लेकिन मेरा लेक्चर वही बंदा देखेगा जो हमेशा कंसेप्ट पे भरोसा करता है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में हमेशा कॉन्सेप्ट पर ही विश्वास किया है। मैंने कभी भी किसी चीज पर रटने पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं एक बात पर्सनली कहूंगा, कभी भी रटना मत यार, क्योंकि हमें रटना कभी भी नहीं है। रटोगे नहीं तो आप कभी भी, कहने का मतलब एक ऐसा टारगेट प्राप्त कर लोगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप एसकेएन, बीएचयू या महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा जो कई बंदे ऐसे भी हैं जो यूजी के लिए तैयारी करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसका एग्जाम क्लियर है, वरना वो बंदा माइनस में नंबर लेके आएगा। या तो आप तैयारी करो मत, ठीक है, तैयारी करते हो तो इस हिसाब से करो कि आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि वो बिहार में कहावत है ना कि साला या तो कोई काम करो मत, करो तो गधे के जैसे करो। या तो बिहार में करता है आदमी मजदूरी, या इसके अलावा क्या करता है पता है, इसके अलावा क्या करता है वो, या बढ़ता है आरएस आईएएस या यूपीएससी, या तो यूपीएससी या मजदूरी, ठीक है। अपने को भी उसी हिसाब से पढ़ना है, अपने को बीच में नहीं रहना है, मिडिल क्लास नहीं रहना है कि अपने नॉर्मल पढ़ लिया चलो अच्छा एलवर हो गया, चिमनपुरा हो गया, आप संतुष्ट हो गए, ये माँ बकवास। आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपका टारगेट केवल 3 कॉलेज होनी चाहिए, जेट वाले बंदे के लिए बता रहा हूं मैं, आईसीआर के लिए या जेट के लिए बता रहा हूं। पहले आप एसकेएन, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, ये 2, इसके अलावा बीएचयू, इन तीनों में होता है। तो मेरा क्लास लेने का मतलब, देने का मतलब, आपका लेने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा मैं। द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार की पत्ती होती है या रंध्र होते हैं। द्विबीज पत्री पादपों में रंध्र होंगे।
द्विबीजपत्र पादपों में रंध्र होंगे या पादपों की पत्ती में रंध्र की, पूरा लिखना पड़ेगा यार, मिटाना पड़ेगा पूरा, सॉरी, पादपों की पत्तियों में रंध्र उपस्थित। कौन से रंध्र होंगे? रंध्रों के प्रकार है 3। अधोरंध्री सबसे पहला प्रकार, अधोरंध्री। दूसरा होगा उभयरंध्री, उभयरंध्री। इसके अलावा थर्ड पे होगा अधिरंध्री, अधिरंध्री। समझ लेना मेरी बात। इसके बाद में होंगे सभी। क्वेश्चन आएगा द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में कौन से प्रकार के रंध्र होंगे? अधोरंध्री। याद रखना, क्वेश्चन आएगा द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में कौन से रंध्र होंगे? तो इसका आंसर आएगा अधोरंध्री। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें अधोरंध्री प्रकार के रंध्र उनकी पत्तियों में होंगे? सेव व सहतूत। सेव और सहतूत की पत्तियों में द्विबीजपत्री जो सेव और सहतूत होते हैं उनकी पत्तियों में अधोरंध्री प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है सर अधोरंध्री होता क्या है? क्वेश्चन आएगा पत्ती की निचली सतह पर पाए जाने वाले रंध्र कहलाते हैं अधोरंध्री। जो रंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे अपन अधोरंध्री। जो रंध्र मात्र पत्ती की निचली सतह पर होते हैं, केवल निचली परत या सतह पर होते हैं, उसे अधोरंध्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों उभयरंध्री। नाम से पता चल रहा है ऐसे रंध्र जो पत्ती की दोनों सतह पर होते हैं, ऊपरी व नीचे वाली सतह, ऊपरी व नीचे वाली दोनों सतह पर पाई जाती है, उन्हें उभयरंध्री बोलते हैं। वह पत्ती या वह रंध्र जो पत्ती की ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह दोनों पर पाई जाएगी उसे उभयरंध्री बोलते हैं। ठीक है, बात आती है सर उभयरंध्री के आप उदाहरण बताइए। ठीक है, उभयरंध्री के आपको उदाहरण पता होना जरूरी है। इसके उदाहरण है मक्का, चो और जई। इस कारण से जई प्रकार की रंध्र भी कहते हैं। आपके अब आता है अधिरंध्री। जो रंध्र या जिन प्लांट की पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं, ऐसे रंध्र जो पत्ती की ऊपरी सतह पर होंगे,
पत्ती की ऊपरी सतह पर, जो पत्ती की ऊपरी सतह पर होंगे उन्हें अधीरंध्री बोला जाता है। अब आता है एक नाम और चलता है, कुमुदिनी प्रकार का रंध्र होता है। ये आपको कभी कभी अधीरंध्री नहीं दे के आपको यह पूछ सकता है, या इसके अलावा इसका एक उदाहरण और होता है वाटर लिली। याद रखना, अधीरंध्र में जो पत्ती की ऊपरी सतह पर होता है, इसके दो उदाहरण आते हैं, वाटर लिली और कुमुदिनी। कुमुदिनी प्रकार अपन अधीरंध्री को बोलते हैं। तो याद रखना, एक्सपेरिमेंट मेरा पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सब बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किस भाग में या पादप के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा? ऐसा कौन सा भाग है जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा? तना, पत्ती, जड़ या सभी? आपका सीधा आंसर आएगा इसमें जड़। जड़ में कभी भी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि जड़ एक्चुअल में क्या होता है कि वो मृदा के नीचे होती है, तो वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ लीजिए। तो अब आती है कि यहां तक क्लियर है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा पत्ती में, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किसमें होगा? पत्ती में। पत्ती के बाद में किसमें होगा? तने में। इसके बाद में तने में होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा पत्ती में, उसके बाद में तने में, जबकि जड़ में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपके पास सीधे सीधे उदाहरण आएंगे, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। इसके अलावा एक उदाहरण आपको ऐसे मान सकते हो, इसमें आपकी इच्छा है, इच्छा के हिसाब से मान लीजिए। आपने यहाँ पर मान लिया, पहले आपने मोलिब्डेनम मान लिया, इसके अलावा आप मान सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन। एग्जाम्पल भी सोचना पड़ता है यार, क्योंकि अपन आपको 4-5 तत्व पहले पढ़ा चुका जो मोस्टली आता है, इसलिए मेरे को इतना सोचना पड़ा। ठीक है, ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा और बता सकूं इन 4 में से। ठीक है, आपका देखिए ट्रिक आती है सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए। फेको मनमोहन जाबे निकल कौन निकाले कॉपर जिंक।
ये ट्रिक होती है पोषक तत्वों की। तो कौन सा हो गया? आयरन। आयरन होता है एक पोषक तत्व होता है। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम में से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहले बता देता हूं एक बात, फेंको मनमोहन जाबे निकल कौन निकाले कॉपर जिंक। ये ट्रिक होती है, याद कर लेना ये ट्रिक। तो आप पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए मैग्नीशियम को प्लांट किस रूप में लेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, सबसे पहले चीज। वेरी गुड। दूसरी, प्लांट में डीएनए व आरएनए का जो संश्लेषण होता है उसमें मैग्नीशियम का योगदान होता है। अब आता है सर पोटेशियम क्या क्या करता है। पोटेशियम का बारे में बताता हूं। प्लांट होता है, उसमें विभाजन वाले क्षेत्र होते हैं, मूल शीर्ष और परोढ़ शीर्ष, उन दोनों में होता है सबसे ज्यादा विभाज्योत्की क्षेत्र। विभाज्योत्की क्षेत्र, सॉरी, विभाज्योत्की क्षेत्र। अब विभाज्योत्की क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? मूल व, यार गलतियां क्यों हो रही है, मूल व प्रौढ़ शीर्ष, इसमें विभाजन होता है क्योंकि इनमें विभाज्योत्की उत्तर पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, इसीलिए पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा। अगली चीज, और पोटेशियम क्या काम करता है? प्रतिरोधकता बढ़ाएगा। प्रतिरोधकता बढ़ाएगा। ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम की कमी हो गई प्लांट में तो तने की वृद्धि रुक जाएगी। तने की वृद्धि रुकेगी यदि पोटेशियम की कमी हो गई तो। प्लांट को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, ये तो 100% सब जानते हो। प्लांट को सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यदि नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा। नाइट्रोजन को प्लांट किस रूप में रहते हैं? नाइट्रेट के रूप में, NO3 माइनस, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्लांट लेगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत। रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ऑप्शन आएगा आपके, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, आसंजन, आसंजन, संसर्जन। संसर्जन सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन आएगा मंड स्टार्च। मंड व स्टार्च का सिद्धांत। मंड व स्टार्च सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सॉरी, इसी का तीसरा रूप है वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, आसंजन व संसर्जन सिद्धांत, मंड स्टार्च सिद्धांत। इसके अलावा पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। चौथा, कोही
नहीं। याद रखिए, आपका सीधा सीधा आंसर आएगा, रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा था। आपको आंसर करना है वाष्पोत्सर्जन, कर्षण आसंजन संसर्जन सिद्धांत। यह रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत है। किसने दिया? डिक्सन व जोली, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है। मंड स्टार सिद्धांत ये किसने दिया था? यह दिया था सायरे ने। सायरे नाम के वैज्ञानिक ने स्टार्च मंड सिद्धांत दिया था। पोटेशियम आयन सिद्धांत लेविट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, जल का सक्रिय अवशोषण करने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जल का सक्रिय अवशोषण करेगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, सिक्के का मतलब साइटोकाइनिन और एबीए का मतलब एब्सिसिक हार्मोन। आपका राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ये क्या करेगा? जल का सक्रिय अवशोषण करेगा। ठीक है। बात आती है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइटोकाइनिन में कौन सा यौगिक या वलय होगी। याद रखना, साइटोकाइनिन में इसका जल का अवशोषण तो आप समझ गए होंगे कि इसमें निष्क्रिय होगा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है? मोस्ट फरफ्यूरिल वलय पाई जाती है। याद रखना बच्चों, परफ्यूरिल वलय पाई जाती है। जिब्रेलिन में गिब्बन वलय पाई जाती है। एबीए को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा से द्वितीय जाइलम तक जल का सही क्रम होगा। यानी कोई प्लांट में जो वाटर है वो मृदा से द्वितीय जाइलम तक जा रहा है तो उसका सही क्रम होगा, पहले तो मृदा में, मृदा से फिर मूल रूप में, और मूल रूप से वलकुट में जाएगा, वलकुट से अंतःस्थौता में, और अंतःस्थौता से पेरिसाइकल या परिरंभ में, उसके बाद में आदि दारू में जाएगा और फिर अंत में अनुदारू में जाएगा। यह इसका बेस्ट क्रम होता है। यह बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लेना। आता है, मूल दाब का परिणाम क्या होता है? बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव में जो जल की हानि होती है उस जल में पोषक पाए जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है समझा देता हूं मैं, लिख दिया मैंने पहले। जल का निष्क्रिय अवशोषण किसके द्वारा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे वाले में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्वेश्चन है, जल का निष्क्रिय अवशोषण किसके द्वारा होगा? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। कैसे? एक्सप्लेन कर देता हूं। मृदा में अपन जल डालेंगे, मृदा में जल देने के बाद में जल प्लांट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सक्रिय काम हो गया। होता क्या है एक्चुअल में, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? सब जानते हैं कैसे होता है। सूर्य की उपस्थिति में जड़ तना पत्ती जैसे पौधे के वायु भाग हो गए
तना और पत्ती, इनमें वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव हुआ, वाष्पोत्सर्जन से जल खींचा, तो वो क्या हो गया, निष्क्रिय। इसीलिए इसे बोलते हैं कि जल का निष्क्रिय अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, तने में जल ऊपर चलने का कारण बताइए। क्या कारण है कि ये जड़, मान लीजिए ये प्लांट हो गया पूरा, ये यहां पर अपने क्या डाल दिया, पानी डाला, ये पानी कहां गया, तने की तरफ, ये जल यहां से तने के तरफ किसके द्वारा जाएगा, ये जाएगा वाष्पोत्सर्जन आसंजन कर्षण सिद्धांत के द्वारा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक अंतःचूषण किसमें देखा गया था, आंसर आएगा अगार अगार। याद रखना, अगार अगार में सबसे ज्यादा अंतःचूषण देखा जाता है। ठीक है, आज की क्लास अपनी खत्म। मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले सभी स्टूडेंट्स को। मैंने 15 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए हैं। आपका काम है आप इन 15 क्वेश्चन को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और ढंग से पढ़ने के बाद मैंने कई ऑप्शन भी बताए हैं। उन ऑप्शन में जो भी चीज मैंने 1 घंटे में बताई है, यदि वो सारी चीज आप पढ़ लोगे तो ये मान के चलना कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बहुत से पेपर्स पीडीएफ वगैरह भी सोल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। रही बात, जो स्टूडेंट मेरे जो क्लास है थ्योरी की वो नहीं ले पाया है, वो पहले थ्योरी की क्लास लेगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करने आएगा। यदि कोई टॉपिक में आपको कंफ्यूजिंग है या कोई लेसन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आराम से कमेंट करके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे। मैंने अपनी लाइफ में एक ही टर्निंग पॉइंट बना है, मैंने हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया है, ध्यान दिया है। तो उम्मीद करूंगा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि कंसेप्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो बात हुई अपनी क्लास की। बेसिकली बात वो हो जाती है ना, थोड़ी सी एक शायरी सुनाता हूँ मैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते उनके लिए। क्लास में बहुत से लड़के बैठते हैं, पूरे लड़के कभी नहीं पढ़ते हैं। बोलते हैं ना कि माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उसमें पत्थर के खरीदार बहुत है। यदि आप कामयाब बनोगे और आप सबसे बेस्ट हो अपनी क्लास में, तो मान के चलो आसपास के जो लोग होंगे ना, उनको आपसे प्रॉब्लम होगी। तो यार इन चीज़ों को तो आपको फेस करना पड़ेगा, तो मेहनत तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनका एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, मेहनत। बहुत से स्टूडेंट के जवाब आते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आता है। देखिए, समझने का तरीका एक ही है, आप किसी भी चीज़ को 0 लेवल से स्टार्ट करिए। यदि किसी चीज को 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तब समझ में आएगी, लेकिन 0 लेवल से आप तभी स्टार्ट करना जब आपको बेस्ट लगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, देखिए आजकल अपन नॉर्मल रहते हैं, मैं उस चीज को महा बकवास मानता हूँ। पढ़ना है मन लगा के पढ़िए साला, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। क्योंकि यदि आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं कि यार पढ़ाई मत छोड़ना, बस आपका काम है डेली 7 या 8 घंटे की स्टडी करना। जेट वाले बंदों की सोच होती है, बंदे क्या करते हैं 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बोले तैयारी करते हैं वो, लेकिन उनका उद्देश्य रियल नहीं होता है। उनको चाहिए जेट में गवर्नमेंट कॉलेज। जिस बंदे को एसकेएन या बीएचयू या बड़ी बड़ी कॉलेज का सपना देखता है ना, उस बंदे को मैं एक पर्सनल सलाह दूंगा,
साला 11th में डिसाइड कर लो क्या करना है, और 11th से ही किताबों को छानना शुरू कर दो। 11th और 12th एनसीईआरटी और आरबीएससी। मैं हमेशा बार बार मैं यही चीज कहता हूं कि एनसीईआरटी और आरबीएससी पर इतना फोकस कर लो कि यार आपसे बेस्ट है ना कोई साला पढ़ ही नहीं सके, क्योंकि हर एक लाइन टू लाइन आपके एक्सप्लेन होना के ढंग से, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा लास्ट सजेशन यही रहेगा कि आप बढ़िया पढ़िए, तैयारी कीजिए। मैं आपको 1 घंटे में ओनली 15 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बस, और उन 15 क्वेश्चन में आपकी कम से कम 50-60 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस आप ढंग से पढ़ते रहिए, उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया पढ़ोगे। मेरे ये आशा रहेगी आप सभी से कि आप बहुत आगे तक जाओ। और मैं एक चीज, एक अभी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछा था कल कि सर प्लांट फिजियोलॉजी वास्तव में कितने नंबर की आती है। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स कहीं भी नहीं है, होता है नॉर्मली बस, चलो इतने नंबर की आ गई प्लांट फिजियोलॉजी, इतने नंबर की आ गई, फिक्स कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन दो पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। इन दो पर फोकस होगा तभी आपकी पकड़ हो पाएगी, क्योंकि सेल बायोलॉजी आपका बेस मजबूत करेगा। सेल बायोलॉजी होगी तो आपका बेस मजबूत होगा, और यदि आपका बेस मजबूत होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो सेल बायोलॉजी कभी भी मत छोड़ देना। 1-2 पार्ट आते हैं यार सेल वाले, कितने आते हैं, एक तो सेल आ जाती है और कोशिका अंग, इसके अलावा और क्या आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। या थोड़े बहुत टूल्स वगैरह चलते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यार आप ढंग से पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको डेली है, मेरी बात याद रखना, पढ़ना आपको डेली है, तब जाकर आप सिलेक्शन दोगे। वरना आप किसी भी कोचिंग में या किसी भी बेस्ट कॉलेज में चले जाना, आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, साले छोरीबाजी करते हैं, बता रहा हूँ छोरीबाजी करते हैं। घर वालों ने यार आपको पढ़ने भेजा है ना, तो आप पढ़ाई का ही काम करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत सब बाद में हो जाएगी। एक बार साइम निकल गया ना टाइम, वापिस लाइफ में कभी भी समय लौट के नहीं आएगा, क्योंकि गया हुआ समय वापस कभी भी नहीं आएगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट से आशा करता हूं कि आज की मेरी क्लास सबने सही ढंग क्लास से ली होगी। आगे भी उम्मीद करूंगा कि इसी तरह आप पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, सी यू माय लेक्चर।